नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 4 है। आज के इस अध्याय में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन यानी यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो साधन होता है, चाहे वो हम आप आदमी को जाना हो या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये जो आने जाने का काम है, ये जिस माध्यम से होता है उसको परिवहन कहते हैं। तो कितने तरह के परिवहन होते हैं, कौन कौन से परिवहन के साधन हैं, इसका अध्ययन आज के इस अध्याय में हम लोग करेंगे। चूँकि ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड किए हैं। तो आधा भाग इस वीडियो क्लास में होगा और आधा भाग इसके दूसरे वीडियो क्लास में होगा। तो पूरा क्लास देखने के लिए दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखेंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से इंग्लिश ग्रामर को भी आप सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए, शबनम आज विद्यालय कुछ देरी से पहुँची। जब वह वर्ग में पहुंची तो शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह वर्ग में पीछे बैठ गई। शिक्षक कह रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना, लाना परिवहन कहलाता है। मैंने क्या बताया कि ये जो परिवहन है, ये जो यातायात है, ये किसको कहते हैं? हम आप जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, नाव, इन सब चीज़ों से, या फिर सामान को आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से, हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर नाव में, बोट में, जहाज में आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं। तो इस माध्यम को क्या परिवहन कहा जाता है या फिर यातायात कहा जाएगा। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती हैं। क्या है, हम जब कहीं भी कोई सा भी जगह जाते हैं तो बहुत दूर के सफ़र को अगर हम करते हैं तो कभी हमको टेम्पू से जाना होता है, कभी हमको टैक्सी लेना होता है, फिर कभी हम ट्रेन पे चढ़ते हैं, फिर कभी हमको रिक्शा लेना होता है, फिर कभी हमको बस लेना होता है। तो ये सभी हमारे वो परिवहन के साधन हैं। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। जिन साधनों का उपयोग करके हम या फिर हम अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो स्थल यानी इस भूमि पर चलने वाले होती हैं, उसको स्थलीय परिवहन कहते हैं। चाहे उसमें टेम्पू हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, कार हो, ट्रेन हो, ये सभी क्या हैं? स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसलिए इन्हें हवाई साधन या हवाई परिवहन दोनों आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नावें, स्टीमर, जहाज़ें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, इसलिए उन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। हवाई जहाज क्या है, वो हवा में विचरण करते हैं, और नाव, स्टीमर और जहाज़ें ये पानी में चलती हैं, इसलिए उनको जल परिवहन कहते हैं। और हवाई जहाज को क्या कहते हैं? हवाई परिवहन कहते हैं। शिक्षक ने जब परिवहन और उसके प्रकार एवं साधनों के बारे में बातें कहते हुए कक्षा के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर इशारा किया, तब सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा। क्या कहा होगा कि ये मोटरसाइकिल कहाँ चलती है? इस पृथ्वी पर चलती है। तो वो क्या है? वो सड़क परिवहन है। तो सड़क के द्वारा हम जितने परिवहन का इस्तेमाल करते हैं वो सड़क परिवहन है। और फिर पानी के द्वारा जितने परिवहन को यूज करते हैं वो जल परिवहन है। और फिर हवा के द्वारा जितने हम परिवहन को यूज करते हैं वो क्या है? वायु परिवहन है, हवाई परिवहन है। और फिर
ट्रेनें हैं तो वो क्या हैं, वो रेल परिवहन हैं, वो पटरियों पे दौड़ते हैं। तो सबका अलग अलग नामकरण किया हुआ है परिवहन के, जिसको और विस्तार से आगे हम लोग समझेंगे। ऐसा कहते ही सड़क, यह सड़क परिवहन का साधन है। ऐसा कहते ही शिक्षक ने बच्चों को कहा शाबाश। यह कहते हुए शिक्षक ने श्याम पट पर लिखा, श्याम पट यानी वो जो आपका ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखा, क्या लिखा, परिवहन। अब कितने तरह के परिवहन हो गए, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन में फिर से सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप लाइन परिवहन। पाइप लाइन परिवहन में आपको थोड़ा सा समझने में लग रहा होगा कि ये पाइप लाइन परिवहन क्या है। तो जब हम पाइप के द्वारा तेल को, गैस को या फिर पानी को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, तो वो जो ले जाने का माध्यम हुआ वो क्या हुआ, हमारा पाइप लाइन वो परिवहन हो गया। तो वो भी एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड सामानों को ले जाने का। सड़क परिवहन, अब देखिए इस परिवहन में स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और स्थल का सब फिर से 3 परिवहन है। जल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय है, और वायु में भी आप आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। सड़क परिवहन लिखने के बाद शिक्षक ने कहना शुरू किया, सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड में कहीं जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क या रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसी आधार पर उनकी देख रेख की जाती है। सड़क परिवहन जो है वो सड़क परिवहन को क्या है, अलग अलग स्तरों पर बांटा गया है। उसमें से गांव में बनने वाली जो सड़कें हैं उनको बनाना और उनकी देख रेख करना, उनकी जिम्मेवारी अलग लोगों के पास है। और प्रखंड से जिला को जोड़ने वाली सड़कों को बनाने का कार्य और उनके देखरेख का कार्य करना वो अलग लोगों के पास जिम्मेवारी है। जिला को राज्य की राजधानियों से मिलाने वाली सड़कों को बनाने का जिम्मा और उसके रखरखाव का कार्य करने के लिए अलग संस्था है। और फिर एक राज्य से दूसरे राज्यों को सभी को मिलाने वाली जो सड़कें हैं उनको बनाना और उनकी देखरेख करने वाली संस्था वो अलग संस्था है। और फिर हमारे देश की सीमाओं के चारों ओर जो सड़कें बनती है उनको बनाने की संस्था और उनके देख रेख करने के लिए भी जो संस्था है वो अलग है। तो सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो किस तरह से बांटा गया है ये हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, देखो बच्चों, देश की अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। देश में जो बहुत सारी सड़कें हैं उसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़कें श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHA करती है। अब देखिए, ये जो आप हिंदुस्तान का नक्शा देख पा रहे हैं इसमें से सिलचर से चल के पोरबंदर तक आने के लिए जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पूरब से पश्चिम तक आ गई। और फिर कन्याकुमारी दक्षिण में है, इस कन्याकुमारी से चल के श्रीनगर तक पहुंच गया। इसको यहाँ तक जोड़ने का जो कार्य करती है ये क्या कहलाती है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है, इसको बनाया जाता है। तो इसको आप 1-2 बार इस नक्शे को बनाएंगे और इसमें से इन सड़कों को दर्शाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि ये सड़कें सिलचर से चल के पोरबंदर तक कैसे कैसे आती हैं और फिर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक कैसे कैसे जाती हैं।
एक्सप्रेसवे 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लाइनों वाली सड़क है जिस पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। यानी ये जो सड़कें हैं एक्सप्रेसवे, इस पे आप जो मन आए जैसे मन आए आप इस सड़क में एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंट्री करने के तरीके हैं और नियंत्रित तरीकों से उस सड़क पे परिवहन को अंदर जाने दिया जाता है। इस सड़क के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। यानी 6 लेन की जो सड़कें हैं तो 3 लेन इस साइड हैं, 3 लाइन इस साइड हैं और बीच के भाग में 7 मीटर चौड़ी पट्टी बनी हुई है। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है ताकि पैदल मनुष्य या पशु सड़क पर ना आ जाएं। ऐसे हम आप जो इन सड़कों पर चलते हैं तो आप कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी इन सबको आप इन सड़कों पर देखते हैं और उसके वजह से बहुत बार एक्सीडेंट भी होता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे होता है, इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड, सड़कों के दोनों साइड से कटीले तार का घेरा लगा होता है जिससे ना उसमें कुत्ता प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई जानवर प्रवेश कर सकता है, जिस वजह से निर्बाध रूप से परिवहन का परिचालन संपन्न हो पाता है। इस पर 2 पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ऐसे सड़कों पर निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन सेवाएं, होटल तथा खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि उपलब्ध होती है। क्या होता है, ऐसे सड़कों पर शौचालय की भी निश्चित दूरी पर शौचालय की व्यवस्था होती है। ऐसे तो हम आप जिन सड़कों पर चलते हैं, गांव घर में, शहर में जो सड़कें हैं उसमें आपको कहीं पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेट्रोल पंप की व्यवस्था है मगर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है, टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था नहीं है, होटल जहां तहाँ मिल जाती है मगर ख़राब गाड़ियों को हटाने की कोई त्वरित व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर आपको निश्चित दूरी पर शौचालय मिलेंगे, पेट्रोल पंप मिलेंगे, प्राथमिक उपचार मिलेंगे, टेलीफोन सेवाएं मिलेंगे, होटल मिलेंगे। गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो बहुत जल्दी आपको एम्बुलेंस आएगी और आपको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी। ये सारी सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे पर होती हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने भी ज़रूरी होते हैं। कम समय में निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने की गारंटी इस सड़क पर होती है। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। पूरे भारत में कितने एक्सप्रेसवे हैं? 600 किलोमीटर का ही एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है। क्या है ये? मुंबई से पुणे। आप इस नक्शे में देखेंगे तो मुंबई से पुणे का जो ये जगह है ये 98 किलोमीटर है, जो कि ये एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है। जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल के कोना एक्सप्रेसवे है। पश्चिम बंगाल में सबसे छोटा क्या है? कोना एक्सप्रेसवे है, जो मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। देश में अभी 15 एक्सप्रेसवे हैं जबकि 14 निर्माणाधीन हैं। देश में अभी कुल कितने एक्सप्रेसवे चल रहे हैं? वो 15 चल रहे हैं और 14 निर्माणाधीन हैं। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये 6 लेन वाली सड़क है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। ये सड़कें भारत को उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती है। ये जो सड़क है भारत में उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती है। यानी इन सड़कों पर हर एक मानकों का ध्यान रखा गया है, उपयोग किया गया है। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। पहली प्रकार की सड़कें क्या है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले ऐसे मार्ग देश के चारों ओर फैले हैं। इस राजमार्ग को की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला यह राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के
हिसाब से संख्या आवंटित किए गए हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो कितना है 2369 किलोमीटर लंबा है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितना है ये? 2369 किलोमीटर ये लंबा है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कलर है, ये पीला कलर का है। क्या है? जब आप सड़क के किनारे जब आप इस तरह का लिखा हुआ देखते हैं किसी भी स्थान तक पहुंचने का जो ये दूरी है कि कितना दूर है, तो उसके ऊपर का जो ये भाग है अगर वो पीला है तो इसका मतलब है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, और अगर ये ब्लू है तो इसका मतलब है वो राज्य मार्ग है, यानी आप राज्यों के अंदर का ही ये वो मार्ग है। और अगर इस तरह से हल्का लाल में अगर है तो इसका मतलब है कि वो ज़िला मार्ग है। इन चीज़ों को आप आज से पहले अगर नहीं जान रहे थे, तो अब आप जब उन सड़कों से गुजरेंगे तो अब आप ध्यान देंगे कि आपको जो सड़क के किनारे किलोमीटर का सिंबल लगा होता है, उसका ऊपर का भाग किस कलर का है, उससे आप उन सड़कों की पहचान कर पाएंगे। ये जो सबसे बड़ी 2369 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पौंडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? मात्र 10 किलोमीटर है। अब आप इस नक्शे में वाराणसी को देखें और फिर कन्याकुमारी को देखें। अब आप इस नक्शे को ध्यान से देखें, इसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ है और आप इनमें उन सभी सड़कों को देख पाएंगे, और आप इसका 1 2 4 बार आप इसको बनाएं और इसको अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट क्या है, देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने भारत के मानचित्र का आरेख खींचा और NH2, NH7, NH47 की स्थिति रेखा खींचकर स्पष्ट कर दी। क्या हुआ? टीचर जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो NH2 और NH7 और NH47 की स्थिति रेखा खींचकर, एक मानचित्र बनाकर रेखा खींचकर उसको स्पष्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी सड़कें हैं, NH2 कौन सी सड़कें हैं, NH7 कौन सी हैं और NH47 कौन सी हैं। शिक्षक ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि NH2 बिहार में कहाँ से कहाँ तक है? कुछ देर चुप्पी के बाद संतोषी बोली, सर दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए यह झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाती है। बहुत खूब। शिक्षक ने संतोषी की ओर देखकर स्वीकृति में सिर हिलाया। तो NH2 जो है वो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है और वो हमारे बिहार में किन किन जिलों को छूता है? कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया को होते हुए वो झारखंड में निकल जाती है। ये एक्सप्रेस वे का आप फिगर देख रहे हैं और ये राज्य मार्गों का फिगर है। दूसरी सड़क राज्य मार्ग है जो जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राज्य के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों की देखरेख का काम राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD करती है। पहली जो सड़क थी उसका देखरेख करने के लिए क्या था? नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो दूसरी सड़क है जो राज्य मार्ग कहलाती है, उसकी देखरेख कौन करता है? PWD। और तीसरी प्रकार की सड़कें जिला मार्ग कहलाती है, जो जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है। इन सड़कों की देखरेख जिला परिषद के अंतर्गत होता है। तो तीसरी सड़क क्या हो गया? जिला मार्ग, और इसका देखरेख कौन करता है? जिला परिषद करती है। चौथी सड़क गांव से प्रखंडों तथा या जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये क्या बनता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनता है, यानी ये विधायक और सांसदों के द्वारा इस सड़क को बनाया जाता है और देखरेख की जाती है, जिस कंपनी को, जिस संस्था को इन सड़कों को बनाने दिया जाता है। सर पांचवी प्रकार की सड़कें कौन है? बबलू ने संशय में पूछा। हाँ है ना, देश के सीमांत क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें, जिसे सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और देख रेख करती है, सीमांत सड़कें कहलाती है। गंगटोक से नाथुला दर्रा तक सड़क निर्माण यह BRO ही कर रही है। इस प्रोजेक्ट को
स्वास्तिक नाम दिया गया है। सड़क शिक्षक के उत्तर से बबलू का संशय छट गया। तो देखिए, पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क और चौथी सड़क तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पांचवी सड़क के बारे में क्या बताया गया कि जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं, स्थल सीमाएं जो जिन क्षेत्रों से जाके लगती हैं, उन क्षेत्रों में, सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण का कार्य होता है उसको कौन करती है? सीमा सड़क संगठन करती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसकी देखरेख और उसके निर्माण का कार्य करती है। तो सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। किस किस तरह से बांटा गया है, आज के इस आधे अध्याय में हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम लोग फिर रेल परिवहन के बारे में जानेंगे और फिर हवाई परिवहन के बारे में जाएंगे। लेकिन चूंकि क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बाद आने वाले क्लासेस को आप ज़रूर देखेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।